Hello guys, hello aspirants. So this is the topic of Niti Ayog. So the next question of Vision IS test series is question number 5. So see Niti Ayog. First question. Consider the following statement. So which above are appointed by Prime Minister? So which of the followings are appointed by the Prime Minister? So first we can discuss the Niti Ayog chapter from Polity M. Lakshmikant. So let's see what was written here. So first of all, Niti Ayog replace the planning commissions. Okay. So 13 August, Modi government scrapped 65-year-old planning commission and launch or establish a new body called Niti Ayog in January 1, 2015. So Niti Ayog created by executive resolutions of Government of India. Neither it's a constitutional body nor a statutory body. So Niti Aayog is non-constitutional or extra constitutional body, but not a statutory body and not constitutional body. Niti Aayog is non-constitutional or extra constitutional body and not created by the constitutions and not statutory body, not created by the act of parliament. So नीति आयोग इज अ प्राइमरी पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये नीति आयोग एक्चुअली है क्या? जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, हमारे जो कंट्री के लिए जो भी प्लान किया जाता था वो प्लानिंग कमीशन करती थी. अब सेम काम हमारा नीति आयोग करेगा, बस इसकी जो पैटर्न है, काम करने का तरीका, स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट है. अब वो डिफरेंट कैसे है तो हम देखते हैं यहाँ पर. तो जो नीति आयोग है वो टेक्निकल रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेगी सेंटर और स्टेट को, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है. देखो इसकी इसके लिए हर चीज़ जानना, हर चीज़ एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. और नीति आयोग डाइवर्स पॉइंट्स पे कोलैबोरेट करती है डिफरेंट स्टेट के साथ. और प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच थी ना, वो टॉप टू डाउन मॉडल थी. मतलब एक तरह से कह सकते हैं वन पैटर्न, एक ही पैटर्न, वन पैटर्न फिट्स, वन साइज फिट्स, मतलब एक साइज सारी चीज पे अप्लाई हो रही है, ऐसा था. पर नीति आयोग ऐसा नहीं है. जैसी जरूरत है वैसा उनका अ, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाएगी, और ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करती है. और क्यों हमने रिप्लेस क्यों किया, क्यों हम नीति आयोग लेकर आए, तो इसका कारण क्या देती है गवर्नमेंट कि जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और टेक्नोलॉजिकल जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो थे हमारा, मतलब जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूवमेंट हो रही थी, उसके चलते हमें एक न्यू प्लानिंग की ज़रूरत थी, न्यू स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी कि हम डेवलपमेंट को अच्छे से फॉरवर्ड ले जा सके. इसलिए नीति आयोग का नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. समझे? तो अगर हम ये देखें कि डेवलपमेंट गोइंग बियॉन्ड लिमिटेड स्पेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो अगर हम बात करें क्या फाउंडेशन क्या है नीति आयोग का, तो यहाँ पर एम्पावर करता है एंड एम्पावर रोल ऑफ स्टेट एज इक्वल पार्टनर इन नेशनल डेवलपमेंट. अब देखो स्टेट का पहले रोल नहीं था, पहले सेंट्रल की रोल सी रहती थी, सेंट्रल जो प्लान करती थी उसी से सारे प्लानिंग होते थे, फंड डिस्ट्रीब्यूट होती थी. पर अब यहाँ पर स्टेट का भी रोल आ गया, स्टेट भी अब इक्वल पार्टनर है नेशनल डेवलपमेंट में. फिर यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट सेंटर दोनों मिल करके अपने स्टेट को की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है. अब जैसे कि यूपी में वहाँ पर काफ़ी सारे पिलग्रिम साइट है, जैसे कि राम अयोध्या मंदिर वहाँ पर है, अयोध्या है, तो ये सब पिलग्रिम साइट है. तो यहाँ पर इसको बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, और उसे कोऑपरेट कर रहे हैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर हमारा जम्मू कश्मीर, जैसे कि जो भी ये टूरिस्ट की साइट आप देख लो, जो भी हमारे अ, अ, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रहे हैं टूरिज्म में. और आर नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज, सर्विंग एज रिपोजिटरी ऑफ गुड गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिस को ये सब ला रहे. थिंक टैंक है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टाइज भी इस पे रहते हैं. और एक तरह से नीति आयोग क्या करती है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाती है, और क्या करती है, मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को, प्लग जो गैप है उसे
गैप को फिल करना होता है, और जो अदर अदर मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करती है। मतलब कि अगर हेल्थ है तो आयुर्वेदा, ये दोनों कोलैबोरेशन करके अच्छी मेडिसिन या सस्ती मेडिसिन अब प्रोवाइड कराते हैं, या कैसी मेडिसिन देनी चाहिए, किन्हें आयुर्वेदिक देना चाहिए, किन्हें हैवी डोज का देना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। समझे? तो अब देखो यहाँ पर क्या बात, यहाँ पर कह रहे हैं वन साइज फिट ऑल अप्रोच थी किसकी, प्लानिंग कमीशन की। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ोगे या आप अच्छे से बता दोगे पढ़ करके, ये खुद से पढ़ने का है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि नीति आयोग में कंपोजिशन किसकी किसकी, तो पहला चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीति आयोग के जो प्राइम मिनिस्टर किनको किनको अपॉइंट करते हैं, तो चेयरपर्सन तो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब फिर यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल भी एक रहती है। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन रहते हैं, गवर्निंग काउंसिल में जो चीफ मिनिस्टर है सारे स्टेट के वो रहते हैं, यूनियन टेरिटरी के भी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, पर कौन से यूटी के सीएम रहते हैं, जिनकी लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी की लेजिस्लेचर है तो उनके सीएम रहते हैं, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है बाकी बचे यूटी के वो रहते हैं। फिर एक रीजनल काउंसिल रहती है, ये काम करती है स्पेसिफिक इशू के ऊपर, ये काम करती है रीजनल काउंसिल, और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करती है। और ये रीजनल काउंसिल में कौन कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और चीफ मिनिस्टर रहते हैं स्टेट के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के। समझे? और इसे चेयर कौन करता है, इसे भी चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो कि चेयरपर्सन रहते हैं नीति आयोग के, या तो फिर वो अपनी नॉमिनी को वो चेयर करने के लिए कहते हैं। और स्पेशल इन्वाइटी यहाँ पर कौन कौन हो सकती है, जो भी एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, प्रैक्टिशनर है, इस अपने नॉलेज से रिलेटेड जो भी इस चीज़ में एक्सपर्ट है, उन्हें इनवाइट किया जाता है, और उन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरह कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या है इस पे, तो प्राइम मिनिस्टर इसके फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं, और वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, और जो भी वाइस चेयरपर्सन रहते हैं वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रहते हैं। अब अगर फुल टाइम मेंबर की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं। अब पार्ट टाइम मेंबर की बात करें तो ज़्यादातर मैक्सिमम 2 होंगे, जो कि किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज हो, और वो और एक्स ऑफिशियो मेंबर कम से कम 4 होते हैं, मैक्सिमम 4। यूनियन काउंसिल मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और ये भी नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, जिसे अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिक्स्ड टेन्योर के लिए, जो कि ये सेक्रेटरी रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर एक सेक्रेटरी रहते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो सेक्रेटरी को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर किन्हीं को अपॉइंट कर रहे हैं, किन्हीं को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छा क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि यूपीसी तो अब ऐसा पूछेगी ही नहीं कि अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट करते हैं। वो ये भी कह सकती है क्वेश्चन में कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो नॉमिनेट और अपॉइंट में भी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा याद रखना है, फोकस बना के रखना है, ये चीज़ हमें यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर किसी करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करते हैं अपॉइंटमेंट। फिर हमारे वाइस चेयरपर्सन को करते हैं। फिर हमारे जो रीजनल काउंसिल रहती है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर 3-4 लोग हैं जिसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहले, दूसरे हो गए वाइस चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन किसके, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। समझे? और जो कि नीति आयोग के खुद चेयरपर्सन कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो अब नीति आयोग की एक स्पेशलाइज विंग है, और वो विंग का काम क्या है, रिसर्च विंग, जो रिसर्च करे डिफरेंट सेक्टर में। कंसल्टेंसी विंग, जो कंसल्ट करे अगर प्रोग्राम से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आती है, फंडिंग से रिलेटेड, तो ये क्या कंसल्टेंसी विंग है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाकर के कंसल्ट करती है क्या ज़रूरतें हैं। टीम इंडिया विंग एक करके है,
यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं हर एक स्टेट के, हर एक मिनिस्ट्री के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और ये एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है, समझे। और यहाँ पर क्या होता है, इंश्योर दी एवरी स्टेट मिनिस्टर हैज कंटिन्यूअस वॉइस एंड स्टेक इन नीति आयोग। यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक स्टेट और हर एक मिनिस्टर की जो वॉइस है, क्या वो चाहते हैं, क्या होना चाहिए, वो आराम से यहाँ पर रख सके। और यहाँ पर एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाया जाता है स्टेट को और उसकी मिनिस्ट्री को और नीति आयोग को, कि वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में वो बात कर सके। और ये तो हमें पता चल ही रहा है कि नीति आयोग काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से। और ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग का, इसके पास एक शेयर विजन है, जो कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपनी विजन को शेयर करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। अब फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इससे होता है। और फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान, जो भी डेवलपमेंट के प्लान है विलेज लेवल के लिए, उसके लिए भी होता है। और ये स्पेशल अटेंशन देते हैं जो सोसाइटी रिस्क में है, जिसे ज़्यादा बेनिफिट का होना चाहिए, जो डिग्रेडेड सोसाइटी है उन्हें। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी फोकस करते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे इसकी ऑब्जेक्टिव है। अब नीति आयोग की यहाँ पर एम भी है, ये इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको भी लिबाज करने में ये काम आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आते हैं, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना इसका काम है, फिर जो इनइक्वालिटीज़ है उन्हें भी रिड्रेसल करना है, और इंटीग्रेट विलेज इंस्टीट्यूशनल को भी डेवलपमेंट करना है। तो और जो स्मॉल बिजनेस है उन्हें भी सपोर्ट करना, उन्हें पॉलिसी देना, जैसे कि MSME हो गई। तो इन सब के लिए भी ये चीज़ नीति आयोग काम करती है। अब गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, नीति आयोग को कौन सी प्रिंसिपल उन्हें गाइड करती है, अंत्योदया। ये जो इसका मतलब क्या होता है, पुअर को अपलिफ्ट करना, जो मार्जिनल क्लास के लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन क्लास के लोग हैं, उन्हें अपलिफ्ट करना, उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ अंत्योदय में इंक्लूड करना। इंक्लूजन, सभी को इंक्लूड करना, चाहे मार्जिनल हो, चाहे किसी भी जेंडर को, किसी भी रीजन कास्ट को, सबको इंक्लूड करना और उन्हें एम्पावर करना जो वर्नेबल है, समझे। विलेज की डेवलपमेंट के बारे में सोचना, वहाँ पर क्या कल्चर है उनका, क्या एजुकेशन है, सारे चीज़ पे ध्यान देना। डेमोग्राफिक डिविडेंड पे ये ध्यान देते हैं, देखो यहाँ पर क्या एजुकेशन, स्किलिंग, एम्पावरमेंट थ्रू प्रोडक्टिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी ये चाहते हैं। गवर्नेंस की बात भी करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। और नीति के 7 पिलर में बेस है। ये पिलर, ये सब मेंस के लिए, प्रो पीपल एजेंडा, प्रो एक्टिव एंटिसिपेटिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू सिटीजन नीड, पार्टिसिपेटिव बाय involvement of citizen, empowering women in all aspect, inclusion of all group SC, ST, OBC and minorities, equality of opportunities, ट्रांसपेरेंसी थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब नीति आयोग सारे के सारे मॉडर्न जो भी टर्म्स कंडीशन है उसे ये फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता है कि अब वो देख लेना, वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब प्रीलिम्स के लिए। अब जो सब ऑर्डिनेट ऑफिस होती है, तो नीति आयोग, इसकी जो नीति आयोग की सब ऑर्डिनेट ऑफिस है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये पहले इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाई मैन पावर रिसर्च, जो कि सब ऑर्डिनेट ऑफिस है नीति आयोग की। यहाँ पर क्या होता है कि जो पहले जो जिस बॉडी को रीनेम किया गया उसे स्टेब्लिश किया गया था 1962 में, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बनाया गया था इसे। और ये क्या करती थी, क्लियरिंग हाउस ऑफ आइडिया, मतलब कि किसी भी आइडियाज को ये क्लियर करती थी कि उसे आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, और पॉलिसी को रिसर्च करती थी कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितना बेटर है। तो इस तरह की ये काम करती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था एडवांस नॉलेज अबाउट द नेचर, कैरेक्टर, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी। मतलब कि कैसे भी डेवलपमेंट लाना है तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराना है हमें, डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग कैसी देनी है, ये सब चीज़। तो ये जो IAMR जो थी उसे रीनेम कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कब किया गया, 2014 में। ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, और ये फंडेड, इसे फंड कौन करता है, ग्रांट एंड एड देता है इसे नीति आयोग। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले प्लानिंग कमीशन ये सब ग्रांट एंड एड देता था, अब नीति आयोग देता है, और इसका भी काम वही है। अब यहाँ पर बात कर रहा है प्लानिंग कमीशन के बारे। तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई तो ये पढ़ना ज़रूरी, मतलब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर आप पढ़ो।
मेंस के लिए तो पढ़ो ये सब, पर जो नीति आयोग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थे, जो प्रीलिम से पूछते थे, वो मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं आंसर, देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। तो यहाँ पर नीति आयोग को अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो कौन से विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो इस पे से प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट करता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं 4, तो 4 जिस पे नहीं उसे कट करते हैं एक, ये बी स्टेटमेंट कर गया हमें। चेयरपर्सन तो खुद रहते हैं वो, तो चेयरपर्सन खुद रहते हैं वो, तो 1 1 खत्म हुआ। अब बच्चा 2 3 4 या 2 4 स्पेशल इन्विटीज, इसे वो नॉमिनेट करते हैं, तो 3 हटा देते हैं, 3 हटा 3 हटा 3 हटा 2 4 बचा, तो 2 4 वाइस चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वो अपॉइंट करते हैं। अब आंसर देखते क्या है, 5 नंबर का ए, 5 नंबर का ए, 2 3 4 स्पेशल इन्वाइटीज को वो अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर जो रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन रहते हैं, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं, समझे, चेयरपर्सन, हाँ चेयरपर्सन तो वो खुद रहते हैं, वाइस चेयरपर्सन को वो अपॉइंट करते हैं, स्पेशल इन्विटीज को वो नॉमिनेट करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वो अपॉइंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 और 4 ये आंसर होगा इसका, सी। तो 5 नंबर में क्या है यहाँ पर, ए है, तो गवर्निंग काउंसिल, तो आप मैंने बता दिया, अब इस पे रॉन्ग है, यहाँ पर अपॉइंटेड है और नॉमिनेटेड है, स्पेशल इन्विटीज यहाँ पे नॉमिनेटेड है, हाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो हमने देख लिया, तो थैंक यू।